हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में सुना सभी ने है और वो हर साल लगभग मिलियंस ऑफ लाइफ्स को पूरी दुनिया भर में इफेक्ट करती है। पर क्या आपको उसके बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि वो क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों उसको ट्रीट करना इतना हार्ड है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है, उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और उसको क्योर क्यों नहीं किया जा सकता। जी हाँ, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है, उसको ट्रीट करके डिले किया जा सकता है, पर उसको क्योर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कैंसर होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे सेल अपने ग्रोथ को कंट्रोल में नहीं रख पाते, वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड होते जाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्यूमर या एक लंप सा बन जाता है बॉडी में। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनता है। सबसे शुरुआत में एक सिंगल सेल ही होता है जिससे वो पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी और ऑर्गन तैयार होते हैं। तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी सेल की कंपोनेंट्स होते हैं और उसके अराउंड एक दूसरा लेयर होता है जिसमें भी बहुत सारे सेल्स के कंपोनेंट होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक सिंगल सेल से डिवाइड होके धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। सबसे पहले एक सिंगल ऑर्गन बनता है, फिर जब एक ऑर्गन बन गया तो उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ के ही एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसी में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके डीएनए के हिसाब से आपकी जो बॉडी की शेप है, जो भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो सारे डीएनए में इनकोडेड होते हैं। तो उसके हिसाब से ही सेल्स डिवाइड होते हैं। जब सेल्स एक निश्चित अमाउंट में डिवाइड हो चुके होते हैं, यानी आपकी बॉडी तैयार हो चुकी होती है, उसके बाद एक उम्र के बाद सेल डिवाइड होना बंद कर जाते हैं। जब आप एक एडल्ट बन जाते हैं, जब आप बच्चे हैं तब सेल डिवाइड होके आपके बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, लेकिन जब आप एक एडल्ट बन जाते हैं तो उसके बाद सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। जैसे आपको कहीं पे चोट लगी तो उस हिस्से का जो भी सारा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो उस सेल को, जैसे मान लो यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो यहाँ पे अब डिस्ट्रॉय होने के बाद जो सेल के अंदर जो डीएनए है उसके हिसाब से अब सेल दोबारा ग्रो करना चालू करेगा, ताकि आपके शरीर में जो सेल्स की कमी है उसे वो पूरा कर सके। नॉर्मली भी एक टाइम के बाद एक सेल की डेथ हो जाती है तो उसका जगह दूसरा सेल डिवाइड होकर ले लेता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में कभी कभी डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है। जो हमारा डीएनए है उसके अंदर की जो भी इनकोडिंग्स हैं उसमें म्यूटेशन आ जाता है, जिसकी वजह से सेल जो है वो करप्ट हो जाता है। उसके अंदर का न्यूक्लियस जो है वो एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है। जो सेल है उसके ऊपर भी अनइवन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ऐसा जब होता है तो इस सेल को अब हम कैंसरस सेल बोलते हैं। ये सेल के अंदर की जो न्यूक्लियस है उसके म्यूटेशन की वजह से अब इस सेल को जब बढ़ने की जरूरत नहीं है, डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, तो भी ये सेल अब डिवाइड होगा। ऐसे डिवाइड होके मान लो आपके शरीर में यहां पे एक लेयर है स्किन की, ठीक, एक स्किन की लेयर है। लेकिन अब इस लेयर के अंदर ही वो जो सेल है वो जो कैंसरस सेल है वो डिवाइड होने लगेगा। इसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर एक कम दूरी में ही ज़्यादा सेल होने की वजह से एक डेंसिटी बन जाएगी, जिसे कि हम लंप्स कहते हैं या फिर ट्यूमर कहते हैं। इस वजह से अब इस एरिया में आपको एक ट्यूमर डेवलप हो गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक कैंसरस सेल होता है, नॉर्मली ट्यूमर्स इतने जल्दी बनते नहीं हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैंसरस सेल्स आपके शरीर में बहुत ही ऑफनली, मतलब बहुत ही रेगुलर इंटरवल पे क्रिएट होते रहते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आपके शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इन अनइवन चीज़ों से लड़ने में मदद करते हैं। उनके ऊपर एक डिटेक्टर होता है, मतलब
एक टाइप का कुछ डिटेक्टर होता है जो पूरे वाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर को स्पेक्टेट करते हैं, हर एक सेल को जाके चेक करते हैं। अगर किसी सेल में अनइवन चीज दिखती है तो वो तुरंत ही उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, नए कैंसर सेल्स बनते हैं, वो मान लो 2-3 बार डिवाइड हो गया, वाइट ब्लड सेल्स आए, एक से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया, दूसरे को डिस्ट्रॉय किया। मान लो कभी गलती से एक कैंसर सेल छूट गया। अब ये जो छूट गया कैंसर सेल, उसने इस वाइट ब्लड सेल्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसको पता चला कि हमारे ऊपर से ये सारी जो इरेगुलरिटीज हैं, इसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स हमें मार पा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होने के बाद कैंसर सेल्स में एक म्यूटेशन और डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो अपने शेप को वाइट ब्लड सेल्स से छुपा सकते हैं। वो उनको दिखा सकते हैं कि हम नॉर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन असल में उनके अंदर का जो डीएनए है वो करप्टेड होता है, जिसकी वजह से वो अभी भी अनइवनली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन वाइट ब्लड सेल जब सर्च करने आ रहा है तो उसको लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है। इसी कारण की वजह से जो कैंसर सेल्स हैं वो डिवाइड होने लगते हैं, और उसको रोकने का फिर हमारे शरीर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। नॉर्मली कैंसर जो है 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहला स्टेज होता है जहां पे एक कैंसर सेल का डेवलपमेंट हुआ। बहुत बार आपके शरीर में कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होता है और उसको हमारे जो फाइटिंग सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो खत्म कर देते हैं। दूसरा स्टेज होता है जहां पे एक छोटा लंप बन जाता है। इस स्टेज में भी अगर आपको कैंसर का पता चल गया, अगर आपने पता लगा लिया कहीं से चेकअप करवा के या कुछ, तो इसको क्योर किया जा सकता है उस सिंगल लंप के एरिया को डिस्ट्रॉय करके। उसके बाद क्या होता है कि अभी तक जो कैंसर है वो एक सिंगल बॉडी के जगह पे, मान लो आपको यहाँ पे कैंसर हुआ है तो अभी तक सेकेंड स्टेज तक वो कैंसर यहीं पे मौजूद है। तो अगर आपको अभी पता चल गया कि यहाँ पे कैंसर है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज में या फिर फोर्थ स्टेज में वो जो कैंसर का सेल है, वो जो लंप है, वो स्प्रेड होने लगता है। थर्ड स्टेज में वो आसपास के एरिया में स्प्रेड होता है। जैसे यहाँ पे लंप बन गया, फिर उसमें से एक कैंसर सेल निकल के, मान लो यहाँ पे एक लंप बन गया, अब इसमें से एक कैंसर सेल निकल के कहीं दूसरे जगह ट्रेवल कर गया, अब वहां पे वो दूसरा लंप बना लिया। ये होता है थर्ड स्टेज, जहां पे बहुत सारे जगह छोटे छोटे आसपास में ही छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं। फोर्थ स्टेज सबसे खतरनाक होता है, जहां पे अब एक कैंसर सेल जो है वो आपके ब्लड वेसल से होते हुए वो आपके ब्लड वेसल में घुस जाता है, वहां से ट्रांसपोर्ट करते हुए आपके बॉडी के हर एक पोर्शन तक फैलने लगता है, और वहां जाके फिर से, मतलब अब ये आसपास के लोकल रीजन में नहीं है, अब ये पूरे बॉडी में फैल चुका है। फोर्थ स्टेज में कैंसर को क्योर करना लगभग नामुमकिन है। इसे ट्रीट करके आपके मतलब जो कंडीशन है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है, पर इसे ट्रीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। देखिए, फोर्थ स्टेज में कैंसर एक प्राइमरी ट्यूमर से ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके एक नए जगह पे दूसरा ट्यूमर बनाने लगता है। ऐसे ही पूरे बॉडी में आपका कैंसर अब फैल चुका है। फोर्थ स्टेज में अब आप अगर कैंसर को क्योर करना चाहते हैं तो आपको हर एक कैंसर के ट्यूमर को लोकेट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और लोकेट करने के बाद भी उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वो एक सिंगल जगह पे नहीं है, अब वो बॉडी के ऐसे ऐसे पोर्शन में है जिस पे सर्जरी करना या फिर जिसको ऑपरेट करना इतना ज़्यादा क्रिटिकल होता है कि उसमें आपकी जान भी जा सकती है। अब जो सेल में डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है उसके भी काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उनके जीन में ही ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वो म्यूटेशन आया था। तो वही जीन अब आपके अंदर भी है, इसलिए आपको भी कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। कार्सिनोजेंस जैसे कि तंबाकू, सिगरेट्स
या फिर रेडिएशन, पॉल्यूशन, ये सारे जो हैं हमारे शरीर के सेल्स को अटैक करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी प्रोसेस में बहुत बार जो सेल के अंदर का डीएनए है वो करप्ट हो जाता है, वो म्यूटेट हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसरस सेल डेवलप हो जाते हैं। कई बार लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इसका कारण बन सकते हैं, जैसे कि अगर आप दिन भर एक जगह पे बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, ओबीस हैं, मतलब आपके शरीर का वेट ज़्यादा है आपके हाइट के हिसाब से, तो उस सारे केसेस में भी जो सेल्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी अनइवन हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन आ सकती है। और चौथा कारण है इन्फेक्शंस। अगर आपको हेपेटाइटिस बी हुआ है, एचपीवी हुआ है, इन सारे डिजीज में जो भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब कैंसर को क्योर करना इतना हार्ड क्यों है? तो इसका रीजन है कि कैंसर जो है वो डीएनए की म्यूटेशन की वजह से होता है, राइट? तो एक बार कैंसर सेल्स में म्यूटेशन आ गया तो वो डिवाइड होकर नए कैंसर सेल्स बना रहे हैं, ट्यूमर बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्योंकि एक बार म्यूटेशन हो चुका है तो चांसेस है कि वो फिर से म्यूटेट होगा। समय के साथ कैंसर सेल्स की जो म्यूटेशन है वो चेंज होगी। एक सेल बन गया, दूसरा सेल बन गया, तीसरा सेल बन गया। अब ये जो पहला सेल था इसमें टाइम के साथ म्यूटेशन बदली। अब क्योंकि वो दूसरा सेल इससे निकल चुका है तो उसकी म्यूटेशन अब दूसरी है, इसकी म्यूटेशन दूसरी है। ऐसे ही एक ही एरिया में जो ट्यूमर बना है उसमें जितने सारे सेल्स हैं उस सारे सेल्स की जो म्यूटेशन है वो सेम ही नहीं है, वो डिफरेंट है। तो अगर आप इसका क्योर बनाने जाओगे तो आप एक सेल को बॉडी से निकाल के उस पर रिसर्च करके उसका क्योर बनाओगे, और उस क्योर को आप डालोगे भी तो वो केवल उस म्यूटेशन वाले सेल को अफेक्ट करेगा। बाकी जो सेल्स की म्यूटेशन है वही डिफरेंट है, तो वो क्योर उस पर एक्ट ही नहीं करेगा। इसी वजह से कैंसर को क्योर करना इतना हार्ड है। और भी रीजंस है, जैसे रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, चेकिंग करते हैं, जो भी उनको डिफरेंट दिखता है उसको क्लियर कर देते हैं, फिर भी कोई कोई सेल बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस सीख गया है, उसने देखा है कि वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं और उससे बचने के लिए उसने तरीका निकाल लिया है। इसी वजह से आप जब कोई क्योर उसको दोगे, आप मान लो कोई पिल देते हो कैंसर के लिए और वो पिल आती है, आपने रिसर्च किया, उस पिल को दिया, वो ट्रीट कर ही रही है, उस एरिया के सारे कैंसर सेल्स को ख़त्म कर रही है। लेकिन टाइम के साथ बाकी जो सेल्स वहाँ पे हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना ले रहे हैं। जब आप एक ही ट्रीटमेंट बार बार यूज करोगे, एक बार आपने यूज किया, फिर हफ्ते भर बाद, 2 हफ्ते भर बाद दोबारा उस ट्रीटमेंट को यूज किया, तब तक जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस सीख गई है, अब वो उस चीज़ से अफेक्ट ही नहीं होगी। अब आप कितनी भी पिल्स वहां पे ले आओ, जो रेजिस्टेंस सीख गई है उन सेल्स को अब कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको दूसरा क्योर निकालना पड़ेगा, दूसरा ट्रीटमेंट का तरीका निकालना पड़ेगा, या फिर उस ट्रीटमेंट को और इंटेंस करना पड़ेगा। और है जो पहले मैंने बताया मेटा, कि कैंसर एक जगह से दूसरे जगह ब्लड स्ट्रीम के वजह से फैल जाती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटास्टेसिस। इसके वजह से क्या होता है कि आपने क्योर निकाला, एक ट्यूमर को अफेक्ट किया, उसको क्लियर किया, लेकिन अगर कैंसर ऑलरेडी स्टेज 3 या स्टेज 4 में है तो वो इकलौता ट्यूमर नहीं है आपके बॉडी में, और भी ट्यूमर्स मौजूद हैं और एक्टिव हैं। आप एक ट्यूमर को ख़त्म करोगे तब तक दूसरा ट्यूमर ब्लड वेसल्स की वजह से एक नए जगह पे एक और ट्यूमर बना लेगा। अब आप एक क्योर करोगे, दूसरा क्योर करोगे, तब तक तीसरा बन चुका है। जब तक आप तीसरे पे मूव करोगे तब तक एक और ट्यूमर दूसरे जगह बन चुका है। इसकी वजह से भी कैंसर को क्योर करना काफी हार्ड हो जाता है। इन सभी रीजंस की वजह से कैंसर सेल्स इमॉर्टल से हो गए हैं, उनको खत्म कर पाना, जड़ से मिटा पाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। फिर भी क्योर भले ही ना हो पर ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो चलिए अब इन ट्रीटमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस तरीका है सर्जरी। इसके अंदर अगर आपका कैंसर अभी स्टेज 2 या स्टेज 3 में है तो आप सर्जरी का रास्ता आसानी से अपना सकते हैं, क्योंकि अभी कैंसर लोकल एरिया में है तो उस पर सर्जरी करके उस ट्यूमर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पर अगर आपको सर्जरी करने का मन नहीं है या अगर आप स्टेज 4 में आ चुके हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस को अपना सकते हैं, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज करके जो कैंसर के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तीसरा तरीका है कीमोथेरेपी का, यानी कि केमिकल थेरेपी का। इसमें ड्रग्स का यूज किया जाता है जो कि आपके कैंसर सेल्स को टारगेट करके खत्म करने का काम करते हैं, लेकिन इसमें कई बार नॉर्मल सेल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट कैरी करती है।
कीमोथेरेपी से आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो सकता है। इसी वजह से कैंसर पेशेंट्स जब कीमोथेरेपी के अंडर रहते हैं तो उनका शरीर या स्वभाव देख के बहुत ही थका थका लगता है। चौथा तरीका है इम्यूनोथेरेपी। इसके अंतर्गत आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ऐसा करने के लिए आपको अलग अलग ड्रग्स दिए जा सकते हैं या फिर आपके शरीर में ऐसे ऐसे बाहरी सेल्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं जो कि नॉर्मली एक्टिव ना हो, मतलब वो डिवाइड ना हो रहे हो, बस इसलिए आपको डाला जाता है ताकि आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ी ट्रेनिंग मिल सके कि वो जो अनवांटेड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। पांचवा तरीका है टारगेटेड थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि सेल्स में जब भी डिवीजन करना होता है तो उसके लिए एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, और वो मॉलिक्यूल डीएनए में जब म्यूटेशन आता है कि हमको डिवाइड करना है जब ज़रूरत नहीं है तो मॉलिक्यूल हाई मात्रा में बनने लगता है। तो टारगेटेड थेरेपी के अंदर इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को टारगेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बन ही ना पाए। अब वो मॉलिक्यूल बन ही नहीं पाएगा तो आपका डीएनए भले ही डिवाइड होना चाहे, लेकिन क्योंकि आप में डिवाइड होने की रिसोर्सेस ही नहीं है तो आप डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से कैंसर सेल्स का ग्रोथ रुक जाता है। वो खत्म नहीं होते पर वो रुक जाते हैं। छठा तरीका है हार्मोन थेरेपी। ऐसे कैंसर जो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, जिसके अंदर किसी हार्मोन के डिसफंक्शनैलिटी की वजह से कैंसर होता है, इस केस में हम हार्मोन थेरेपी का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम उस हार्मोन को टारगेट करते हैं और उसके टारगेट करके हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। सातवां तरीका है स्टेम सेल थेरेपी। इसके अंदर जब आपको ब्लड कैंसर या फिर कोई ऐसा कैंसर होता है जो ब्लड वेसल्स को या ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो उस केस में हम स्टेम सेल थेरेपी का यूज करते हैं। इस थेरेपी के अंतर्गत आपके बोन मैरो को रिप्लेस किया जाता है। आठवां तरीका है प्रेसिजन मेडिसिन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कैंसर सेल डीएनए के म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये म्यूटेशन हर सेल में अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान में भी अलग अलग होगी। तो इसकी वजह से जब आपको कैंसर होता है तो आपके सेल्स को स्टडी किया जाता है, उसमें क्या म्यूटेशन आती है उसको स्टडी किया जाता है। पर्सनलाइज्ड आपके स्पेसिफिक बॉडी और स्पेसिफिक कैंसर के म्यूटेशन को देखते हुए एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर काम करेगी। इन ट्रीटमेंट्स के अलावा बहुत सी एडवांसमेंट रिसेंटली की जा रही है इस क्षेत्र में, ताकि कैंसर का डिटेक्शन, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट और भी अच्छे तरीके से किया जा सके। सबसे पहला है लिक्विड बायोप्सीज। इसके अंदर क्या होता है कि आपके शरीर की जो भी लिक्विड्स हैं, जैसे यूरिन, ब्लड, उनको एग्जामिन किया जाता है ताकि उसके अंदर कैंसरस सेल्स या फिर स्मॉल ट्यूमर्स का पता किया जा सके, ताकि कैंसर अगर स्टेज 1 में है तो ही उसको पता करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, ताकि आपको खतरा ना हो। दूसरा तरीका है क्रिस्पर जीन एडिटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत से बैक्टीरियाज और प्रोकार्योट्स में एक रिपीटेटिव डीएनए की सीक्वेंस पाई जाती है जिसे क्रिस्पर कहा जाता है। उन बैक्टीरियाज का यूज करके साइंटिस्ट आपके शरीर के जो भी कैंसरस सेल्स हैं उनके डीएनए को टारगेट करके उनके म्यूटेशन को खत्म कर सकती है। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात की जा सकती है, जो कि हम कभी और करेंगे। तीसरा तरीका है एआई इन कैंसर डिटेक्शन। इसमें एआई का यूज किया जाएगा ताकि आपके शरीर के या फिर आपके ब्लड रिपोर्ट्स या फिर जो भी रिपोर्ट्स आए हैं उसमें कैंसर के बिहेवियर को डिटेक्ट किया जा सके। इससे जो भी कैंसर के डायग्नोसिस का प्रोसेस है वो काफी फास्ट हो सकता है। और लास्टली कई सारे कैंसर के वैक्सीन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जो कि कैंसर के ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इन सभी एडवांसमेंट्स के बाद भी कैंसर अभी के टाइम पे काफी ही एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, जिसके सीक्वेंस को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसके वजह से उसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी हार्ड है। इम्यूनोथेरेपी और प्रेसिजन मेडिसिन ये काफ़ी नए एडवांसमेंट्स हैं जिसकी वजह से कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है, पर अभी भी कैंसर को क्योर करना एक बहुत ही लंबा रास्ता है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको साइंटिफिक थ्योरीज में इंटरेस्ट है तो आप मेरे बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि एक वीडियो जो कि मैंने बनाया था स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर, उसकी लिंक यहीं कहीं आ रही होगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे इन्फॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।